स्वागत है नफीस भाई मेरे चैनल में। जैसा कि आप पिछले 5 साल आपने काम किया एमआईएम पार्टी के लिए, ऐसा क्या परिस्थिति आ गई है तो आप कांग्रेस पार्टी में विलय हो गए, बताइए थोड़ा। देखिए मंजर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझसे सवाल किया। ये मैं पहले जिस पार्टी में था, ठीक है सबकी अलग अलग पार्टियां होती हैं, चुनाव होता है, पर इस बार जो है ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। यूपीए और एनडीए गठबंधन के आमने सामने की लड़ाई है। यूपीए गठबंधन इस बार देश के संविधान को बचाने की बात कर रही है। एनडीए गठबंधन नारा लगा रहा है अब की बार 400 पार, कहीं ना कहीं 400 पार ला करके वो हमारे संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, शायद करेगा। और ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। 10 साल पहले जब मोदी जी सरकार में आए थे, तब उन्होंने वादा दिया था, नारा लगाया था, सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ और सबका विकास हुआ? सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हुआ है, गरीबों का तो कोई विकास नहीं हुआ। एमएसपी मिल पाया? हम किसान लोग हैं, किसानों को उसके सामानों का उचित मूल्य नहीं मिला। किसानों को खाद बीज महंगा हो गया, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई। और किसान अगर किसी चीज़ को खरीदने जाता है, अपने आवश्यकता की चीज़ों को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दाम उसका बढ़ा दिया गया। लेकिन किसान अपने उपजाए हुए अनाज को लेकर दर दर भटकता है, कोई खरीदने वाला नहीं है। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। हमारे सीमांचल में रोजगार की कमी है, व्यवसाय की कमी है। कि हमारे सीमांचल में रोजगार और व्यवसाय दिया? नहीं दिया। मोदी जी ने वादा किया था कि हर युवा को रोजगार देंगे। आज कितने युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं। उन्होंने बर्बाद करने का काम किया, हमको धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। सिर्फ धर्म के नाम पे बांटने से नहीं चलेगा देश। लोगों को आजीविका की आवश्यकता है, उसके बाद वो धर्म की तरफ जा सकते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सर्वप्रथम उसको आजीविका की ज़रूरत है, सर्वप्रथम उसको स्वतंत्रता की ज़रूरत है। धार्मिक स्वतंत्रता की ज़रूरत हो या शिक्षा का अधिकार हो, इन चीज़ों पे काम नहीं किया गया है। जो अभी मौजूदा सरकार है, उसका काम सिर्फ रह गया है कि सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर दिया उन्होंने, पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन दिया गया, जो लोन लेकर के फरार हो गए। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, या इस तरह के अनगिनत लोगों की एक लंबी लिस्ट है जो सरकार से लोन लेकर के फरार हो गए और सरकार ने उसका कुछ नहीं किया। बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जो किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इस भारत को किसानों का देश कहा जाता है, यहाँ किसान वास करते हैं। अगर एक किसान कोई छोटा सा भी लोन लेता है, एक ट्रैक्टर लोन लेता है, तो उसका लोन को माफ़ नहीं किया जाता है। एक अगर पंपन सेट का लोन लेता है तो उसको माफ़ नहीं किया जाता है। किसानों के लोन को माफ़ नहीं किया जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के लोन को माफ़ किया जाता है। यहाँ जो आजीविका के लिए छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे हम यूपीए गठबंधन की सरकार थी तो 60 रुपये किलो दाल खरीदते थे, आज वही दाल 120 रुपये किलो है। यूपीए गठबंधन की सरकार में पेट्रोल की कीमत जो थी वो 60 रुपये के करीब थी, आज पेट्रोल की कीमत 110 रुपये है। जो बुनियादी चीज़ें हैं, एक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सारी महंगी हो गई हैं। आटे की कीमत बढ़ा दी गई, दुगनी हो गई। अब ये सरकार, इतनी सरकार है, देखिए सबसे बुनियादी चीज़ है शिक्षा। हर जन को शिक्षा मिलना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, वो किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हों। अगर हमारे भारतवर्ष का है तो उसको शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा जरूरी है। लेकिन आज शिक्षा पे 18% कॉपी और कलम पे जीएसटी लगा दिया गया। ये क्या है? कॉपी कलम पे जीएसटी लगाते हैं आप साहब, हीरा आप सस्ता कर देते हैं और दावा करते हैं कि रामराज लाएंगे। रामराज ऐसा ही था, जबकि रामराज का रामायण में उल्लेखित है कि रामराज ऐसा होता है कि सहजे जल तृणनाज, मणिमाणिक महंगे किए, सहजे जल तृणनाज। मतलब मणि हीरा जो है वो महंगा होना चाहिए। सस्ता क्या होना चाहिए? पीने का पानी, अनाज और पशुओं का चारा, ये चीज़ें सस्ता होना चाहिए। आप देखिए पशु का चारा कितना महंगा कर दिया, अनाज जिससे लोग खा के जिंदा रह सके। जीने का अधिकार तो सबको है, लेकिन जीने के अधिकार पे रोटी को महंगा कर दिया इसने। इसने कफन तक पर जीएसटी लगा दिया। जीना तो दूर की बात, ये चैन से मरने भी नहीं देना चाहता है। तो ऐसे आताताई सरकार को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ
यूपीए गठबंधन ही कर सकती है, कांग्रेस ही कर सकती है। इसलिए मैं कांग्रेस के साथ आया हूँ, कांग्रेस के विचारों के साथ। क्या आपकी सरकार बन सकता है दिल्ली में आज? बिल्कुल, पूर्णतः हमारी सरकार बन रही है। संपूर्ण भारतवर्ष में के लोगों में एक उत्साह है और पुनः यूपीए गठबंधन की मजबूत सरकार बनने जा रही है। और जिस प्रकार से आप लोग कैंपिंग कर रहे हैं फील्ड में जा करके, और क्या आप लोगों को रुझान मिलता है कि किस प्रकार का अनुभव मिलता है? बिल्कुल, बहुत वेलकम है लोगों के बीच में। लोग यूपीए गठबंधन की सरकार को लाना चाह रहे हैं, यूपीए गठबंधन को आगे लाना चाह रहे हैं। इस कांग्रेस और उसके घटक दलों के साथ लोगों का जुड़ाव जारी है। लोग धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके कर्म की राजनीति पर वोट करने जा रहे हैं। इस बार कर्मों का हिसाब होगा और संपूर्ण हिसाब होगा, उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। आपका सांसद डॉक्टर जावेद आजाद कई जगह जाते हैं, बाइकआउट का नारा लगता है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सांसद जावेद आजाद साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं। और रहा सवाल कि कुछ लोग, ये विपक्षी लोगों का दावा है कि वो क्षेत्र भ्रमण नहीं करते। भाई, क्षेत्र भ्रमण जितना करने का उतना तो कर ही रहे हैं, और उनके जो उन्होंने काम कितना किया इस चीज़ को देखिए। अब आपके संसदीय क्षेत्र में कितने सारी सड़कें बनवाई गई, आपके संसदीय क्षेत्र में रेलवे स्टेशन में, आज से पहले जो किसान रेलवे स्टेशन में लोग जाया आया करते थे तो अपनी मोटरी को उठा के ले जाना पड़ता था, अब वहाँ लिफ्ट लगा दिया गया है, एक्सीलेटर लगा दिए गए हैं। और कई बार सुरजापुरी रिजर्वेशन के लिए इन्होंने चिट्ठी लिखी है केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को, पर राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि हम अभी इस तरफ नहीं सोचेंगे, क्योंकि राज्य सरकार के साथ मिलकर के ही ऐसा किया जा सकता है। और कई विकास का काम किया है, ये कि विकास पुरुष के तौर पर हाँ ये है कि कम बोलते हैं, ज़्यादा फालतू की बात नहीं करते हैं, उल जलूल बातें नहीं करते हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद ये औरों की तरह गुफ्तार का गाजी नहीं है, ये किरदार का गाजी है, और बाकी लोग गुफ्तार का गाजी है। तो उन लोगों को लगता है, जो गुफ्तार के सुनने वाले हैं, तो उन दो चार लोग कहते हैं कि भाई आप, वो सांसद काम नहीं कर रहा है। आप उनका काम देखिए ना, कितना काम अभी तक, क्या मैनिफेस्टो है? मैनिफेस्टो तो आपने बताई है, राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें मुख्यतः 5 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। युवाओं को रोजगार के बारे में चर्चा की गई है, किसानों को एमएसपी, वो किसानों को उनके सामान का उचित मूल्य दिलाने के लिए वादा किया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय की बहुत आवश्यकता है अभी हमारे देश में। ये जो किसी को बांटा जा रहा है, कुछ लोगों को वांछित करके किसी लोगों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, किसी को तोड़ के किसी को जोड़ के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को में बांटने की बात, ये जो बात चल रही है, इससे दूर है, इसके खिलाफ में है हमारे राहुल गांधी जी। और समाज को ये तोड़ने और बांटने का जो काम कर रहा है एनडीए सरकार, इसको दूर करने की कोशिश की। कुछ लोगों का आरोप है कि हमारे राहुल गांधी जी सीमांचल के विषय में कभी आवाज़ नहीं उठाते, ये बात कहाँ तक सत्य है? सीमांचल के विषय में आवाज़ नहीं उठाते। देखिए, जो सत्ता में हैं, सीमांचल ही नहीं पूरे देश के गरीबों, दलितों, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं राहुल गांधी जी। अगर आवाज़ नहीं उठाते होते, उनको व्यक्तिगत तौर पर तो कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय नेता हैं तो उन्होंने देश की भावनाओं को खुद समझा, और 4000 किलोमीटर वो आदमी पैदल चला, जो एसी में रहने वाला आदमी है, वो जीवन भर एसी में रहने वाला आदमी है, वो सुख संपत्ति के साथ बीत सकता है, लेकिन आपकी और हमारी वेदनाओं को देखते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का काम किया उन्होंने, और पैदल चल के लोगों की वेदनाओं को समझा, पूरी दुनिया को बता दिया कि हम आज भी लोगों की वेदनाओं के साथ हैं, और गरीबों के दर्दों को समझा और इसको सामने लाया। इससे बड़ा मिसाल क्या हो सकता है? क्या उनका पैदल चलने से गरीबों का मसला हल हो जाएगा? गरीबों का मसला हल तो तब होगा ना जब हमारी सरकार आएगी, हम उसको अच्छे कामों को करेंगे। आप एक चीज बताइए, एनडीए गवर्नमेंट है, एक बार भी आपकी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? माननीय नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं अगर, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? और दूसरी चीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था कि उन्होंने क्या क्या विकास किया। वो क्या बताएंगे कि हमने रेलवे बेच दिया, हमने हवाई जहाज बेच दी, हमने LIC बेच दी, ये बताएगा वो? तो मैकेनिक इंडिया बनाने का काम कर रहे हैं। मैकेनिक इंडिया बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप देश को बेच दीजिए, देश को बेचना बंद कीजिए। डेवलप कर रहा है ये विकास के नाम पे ठगी करके जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। तो दोस्तों, मैंने बताया कि हमारे था नफीस हैदर साहब, हमारे बहुत अच्छा युवा है, और क्योंकि युवाओं के अंदर जो अभी हमारे देश में जिस प्रकार का चल रहा है माहौल,
तो देश को बचाने का बहुत बड़ा भूमिका है युवाओं का। बस नफीस सदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। एक बात और कहना चाहेंगे सर? जी बताइए। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान के तरफ से हूँ। आप बताइए किसानों के साथ कितना अनाचार किया गया। इतना सारा किसान दिल्ली में मार दिया गया, अनशन पे बैठे किसानों पर लाठी चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको मारा गया। कितने सारे किसानों ने अपनी आहुति दे दी। क्या उन आहुतियों का कोई बदला नहीं मिल सकता है? आज भी किसान अगर किसी दिल्ली घुसना चाह रहा है तो उस ताकत सरकार अपनी एसेट्स का प्रयोग करके उसको रोकना चाह रही है। किसानों को आवाज़ को दबाया जा रहा है। और साउथ के लोगों ने, साउथ के किसानों में भी आवाज़, पंजाब के किसानों को दबाया जा रहा है, बिहार के किसानों को दबाया जा रहा है। यहाँ ये दमनकारी नीति जो केंद्र सरकार चला रही है, उसके दमनकारी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का आना बहुत जरूरी है। कांग्रेस और उसके घटक दलों का आना बहुत जरूरी है। यूपीए का सरकार का आना बहुत जरूरी है। मैं इसी इंटरव्यू के माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि कांग्रेस के सरकार को, यूपीए गठबंधन के सरकार को लाइए। जहां जहां यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं, आप प्रत्याशी को न देखते हुए केंद्रीय मुद्दों पर विचार करते हुए कांग्रेस के सरकार को लाइए, यूपीए गठबंधन के सरकार को लाइए, तभी हमारा विकास संभव है। क्योंकि हम अगर जात धर्म के नाम पे वोट करते रहे तो कल के समय में श्रीलंका जैसी हमारी हालत हो जाएगी। जब हमारी आंखों से पट्टी उतरेगा तब हम देखेंगे कि हम बर्बाद हो चुके हैं, हम तबाह हो चुके हैं। इसलिए अपने भारतवर्ष को बचाना है। ये युगों से जो हमारा भारतवर्ष है उसको बचाने की आवश्यकता है, उसके संविधान को बचाने की आवश्यकता है। इसीलिए सभी लोग सभी चीज़ों को छोड़ करके यूपीए गठबंधन के साथ आइए। ये मेरा आह्वान है आपसे, ये मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नफीस सदर साहब।